Hello everyone, this is the doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो आगे पढ़ते हैं उसमें हम आज में आपका जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कल से आपका प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा और 2-3 दिन तक आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही चलेगा। उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएंगी, स्ट्रक्चर, हर एक स्पीसीज की, मतलब मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर आती हैं वो मैं आपको सभी ड्रॉ करा दूंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आप लोगों को कंटिन्यू लेक्चर्स को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका लास्ट बार रिवाइज़ करा रही हूँ। कल से मैं अपना रिवाइज़ नहीं कराऊंगी, अब तक मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। कल से हम बिल्कुल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको लास्ट बार रिवाइज़ करा रही हूँ, तो आप एक बार अच्छी तरह से रिकॉल कर लो। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकता है। अभी आप लोगों से केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस नहीं टैकल होंगे क्योंकि अभी वो मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना। कल के बाद आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के PYQ लगाना स्टार्ट कर देना। क्लियर है? चलिए जी, तो हम रिवाइज करते हैं लास्ट बार, इसके बाद मैं यहाँ तक रिवाइज नहीं कराऊंगी आपको इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? चलिए जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी का मतलब, वैलेंसी एक इटालियन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था जिसको वैलेंशिया बोला था। अच्छा, वैलेंशिया का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो, मैंने समझाया था एक एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है, मतलब एक मान लो ए एटम है और एक मान लो बी एटम है, तो ए एटम की बी एटम के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही हमने वैलेंसी बोला था। क्लियर है? वेरी गुड। बॉन्डिंग हम ऑलवेज, सेकेंड पॉइंट आया था, बॉन्डिंग हम ऑलवेज एस एंड पी ब्लॉक के एटम के बीच ही क्यों देखते हैं? क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आता है कि बॉन्डिंग एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में देखते हैं, हम डी ब्लॉक में यूजली क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज एस एंड पी ब्लॉक एटम के बीच में IP का क्या होता है? मैक्सिमम डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग हम ऑलवेज एस एंड पी एटम के बीच में देखते हैं। उसके बाद मैंने वैलेंसी आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताई थी। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन करोगे। अगर आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अभी तक डिटरमाइन करना नहीं आ रहा है तो आपको आगे चल के मैं कल से प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगी, तो आपको वहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, आगे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने में, मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ने में, बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने में, बॉन्ड एंगल को निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले ये क्लियर करो, आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालना तो आता है ना। मैं एक और बार रिकॉल कर रही हूँ, मैं कम से कम 10 to 15 टाइम्स बार आपको बता चुकी हूँ, अब मैं एक और बार रिकॉल कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट होती है। क्लियर है? वैलेंसी कैसे निकालना बताया था मैंने? फर्स्ट, सेकंड, 13 एंड 14 ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही वैलेंसी का नंबर होता है। क्लियर है? लेकिन 14 ग्रुप के बाद में क्या होता है? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तब हमारे पास वैलेंसी निकल के आती है। क्लियर है? चलिए जी, फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताई थी, देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताई थी। फिर मैंने किसी भी कंपाउंड का आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन कराया था कि मान लो आपके पास रैंडमली कोई भी आइटम दे दे, कोई भी, पूरी केमिस्ट्री में से कहीं से भी उठाकर आपको कोई भी आइटम दे दे और आपसे तुरंत पूछ ले कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको मैंने एक सल्फर एटम दिया, आपको मैंने एक फॉस्फोरस एटम दिया, अब आप लोग मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आप लोगों को सल्फर एक एटम दिया, फॉस्फोरस एटम दिया, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसके फॉर्मूले बताइए, कौन कौन से फॉर्मूले करेक्ट है। तो आप लोगों को आना चाहिए। मैंने कैसे बताया था? फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंस
वैलेंसी उसके ऊपर रखो, सेकेंड एलिमेंट की वैलेंसी, दोनों एलिमेंट की वैलेंसी हमने ऊपर रख ली और उसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इसके, 15-20 क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, है ना। चलिए जी, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को बॉन्डिंग ऑलवेज या तो एटम और एटम के बीच में देखेंगे या फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में देखेंगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आता है कि मैम आप केमिकल बॉन्ड बताते रहते हो, केमिकल बॉन्ड हम किस किस के बीच में देखें, कहाँ होती है केमिकल बॉन्डिंग, तो या तो एटम और एटम के बीच में होगी या फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होगी। जो एटम और एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उस बॉन्डिंग को क्या बोला था, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बोला था। और जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होती थी उसको हमने इंटर मॉलिकुलर बोला था। इंटर एटॉमिक में 4 टाइप्स के बॉन्ड पाए गए थे। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड चौथा था मेटालिक बॉन्ड। ये मैं रिकॉल करा रही हूँ, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। आयनिक बॉन्ड में बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, एक मेटल एटम हो और एक नॉन मेटल एटम हो, उसके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, जब दोनों नॉन मेटल एटम होंगे उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में बनता है, जो हम अभी पढ़ा हमने ना उससे पहले, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बन रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन दोनों के साथ बना लेता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक हमारा। फोर्थ हमारे पास इंटर एटॉमिक में बॉन्ड आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक नाम से क्लियर हो रहा है ये मेटल्स में पाया जाएगा। अब मैंने बताया था, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैंने ये तो बता दिया कि आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस में होता है, मेटालिक बॉन्ड किस किस में होता है। लेकिन अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है एंड मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से बता दो। मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया था कैसे बनते हैं, हमने ऐसे बोल दिया कि मेटल और एटम और रट लो, रटना कुछ भी नहीं है, सारा पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्जाम में जाकर अगर आप रटोगे तो वो आप भूल सकते हो, आपके माइंड से वो हट सकता है। लेकिन अगर आपने किसी भी कुछ कहीं भी, केमिस्ट्री में भी नहीं, कहीं भी आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा ना, तो आप कॉन्सेप्ट को कभी भी माइंड से वॉश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर था आयनिक बॉन्ड बनता था, उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन जाता था, आधा अधूरा नहीं जाता था, पूरा इलेक्ट्रॉन जाता था, उससे बनता था आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हम दोनों के अंदर ही काउंट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था, मतलब कि मेरे पास 2 मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तेरे को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से तेरे को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो कोई बात नहीं, तेरे को इमरजेंसी आ गई है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, लेकिन याद रख वो इलेक्ट्रॉन काउंट मेरे में भी होंगे और तेरे में भी होंगे, उसको हमने बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड तो आप जानते हो, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 बॉन्ड याद करने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले बताओ मुझे ये बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन जानते हो, मैंने बताया था एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन हम बोलते हैं जब फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जब डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होती थी उसको हमने एसिडिक हाइड्रोजन बोला था। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब एक तरफ से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए फोन के साथ, तब क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिख जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो सब में वैन डर वाल्स बनेगा। क्लियर है, क्लियर है सबका। चलिए जी, फिर मैंने आपको कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आप बता रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, हमने सब बता दिया कि टाइप, मैंने ये भी बताया था क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती थी। हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि हर ह्यूमन बींग्स की यही इमेजिनेशन होती है कि वो चाहता है कि उसकी एनर्जी तो कम हो लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो,
ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग का पहला कॉज होता है कि एनर्जी को कम करना लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो जब बॉन्ड बनता है, तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हमने बोला था एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब हमारे पास एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है मतलब हमारे पास एनर्जी कम हो रही है। अगर हमारे पास एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। ये हमारा पहला कॉज था। एंड सेकंड था, कोई भी एटम हो, चाहे वो आयन हो, स्पीसीज हो, मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, वो क्या चाहता है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, चाहे मुझे उसको लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके करना पड़े, शेयर करके करना पड़े, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके करना पड़े। क्लियर है? चलिए जी, फिर मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अभी बता दिया किस किस के बीच में बनता है, कैसे बनता है, बता दिया, सब क्लियर। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, आप ये तो सीख लेते हो। Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है मैंने बताया था ना। चलिए जी, अब आ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। कोवलेंट बॉन्ड बता दिया किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच, एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। आगे हम ज्योमेट्री निकालेंगे ना कि ये लीनियर शेप का है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये ज्योमेट्री होती है स्पीसीज की। तो ये ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही निकालते हैं। क्लियर है? ये फिर मैंने आपको डायग्राम बनाए थे, मैंने आपको स्पीसीज के स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे। क्लियर है? चलिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टेट को पढ़ा था। ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में यही आपको बनाकर दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और आप लोग फिर भी गलत करके आओगे, तो ध्यान से सुन लेना। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, अगर किसी को अभी भी एलिमेंट याद नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे पीरियोडिक टेबल जाकर देखो, आपको हर एक एक एलिमेंट अपने आप याद हो जाएगा। बस आप लोग जाकर देखो लेक्चर फटाफट, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल्स में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते। वो सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि डी ऑलवेज कहाँ बनी थी सबसे पहले, जल्दी बताओ, डी ऑलवेज कहाँ बनी थी? डी ऑलवेज n-1 की बनती है। इस वजह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लेकिन सेकेंड के जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों एक्सपेंड कर लेते हैं? क्यों एक्सपेंड कर लेते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तभी नाइट्रोजन सिर्फ 3 वैलेंसी शो करता था, जबकि फास्फोरस 3 वैलेंसी तो शो करता ही है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो 5 वैलेंसी भी शो कर लेता था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो NCl3 बन जाता था, PCl3 बन जाता था, लेकिन NCl5 नहीं बनता था बिकॉज वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड बताया था। कंपाउंड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ हैलोजन, उसको हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड बताया था। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था कि पहले लार्ज एटम आता है, उसके बाद स्मॉल एटम आता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे अदल बदल करके दे दिए। पहला एक स्मॉल दे दिया, बड़ा दे दिया साइज का, ठीक है, बड़ा दे दिया, छोटा दे दिया, छोटा दे दिया, बड़ा दे दिया। अब आप लोग अपने आप बता दोगे, मैंने क्लियर कर दिया था बिल्कुल। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक के, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? आप लोग ये तो बता दोगे ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी नहीं बता पाओगे। तभी Bf6-3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बोरॉन सिर्फ 3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, जबकि AlF6-3 बन जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप का मेंबर है और ये अपने
ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाएगा। अगर ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जा रहा है तो मैंने अभी बताया कि ये ऑक्टेट तो कंप्लीट करता ही है, लेकिन ये ऑक्टेट के साथ और ज़्यादा वैलेंसी भी शो करेगा। तो यही रूल जाएगा कि यही रीज़न जाता है कि CF6-2 नहीं बन सकता, जबकि SiF6-2 बन जाता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 वैलेंसी शो कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता। लेकिन कार्बन के जस्ट बिलो वाला एटम को देखें, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 4 वैलेंसी तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। तो SiF6-2 बन जाएगा, जबकि CF6-2 नहीं बनता। ऐसे अभी बताया NCl5 नहीं बनता, लेकिन NCl3 बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था मैडम। क्यों बन रहा था? बिकॉज नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है। अगर 15 ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब नाइट्रोजन 3 वैलेंसी तो शो करेगा ही करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। कल मैं इसकी PYQ लेकर आऊंगी, जो मैं करा रही हूँ ना, आप लोग मजाक मत समझना, ये PYQ आए हुए हैं और सिर्फ एक ईयर नहीं, हर ईयर रिपीट होते हैं, ठीक है। तभी NCl5 बन जाता है, NCl5 नहीं बनता, PCl5 बन जाता है। ऐसे ही R3N डबल बॉन्डो नहीं बनेगा, जबकि R3P डबल बॉन्डो बन जाएगा। क्या रीजन जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। OF4 क्या बन जाएगा, आप लोग बताओ मुझे। इसको मत देखो, स्क्रीन को मत देखो, आप लोग अपने माइंड में बताओ, OF4 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है। अगर 16 ग्रुप का मेंबर है तो उसकी वैलेंसी हो गई 2, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर अभी थर्ड पीरियड का भी नहीं है तो सेकंड पीरियड का है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से OF2 तो बन जाता है और SF2 भी बन जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो वो वही वैलेंसी शो करेगा ना जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन 4 वैलेंसी शो नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, एंड SF4 बन जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है OF6। क्या OF6 बन जाएगा? जब मैम OF4 ही नहीं बन रहा तो OF6 ही कैसे बन जाएगा? लेकिन SF6 बता दिया मैंने। एक और ट्रिक बताई थी, अगर कोई भी स्पीसीज अपने ग्राउंड स्टेट में इवन नंबर में वैलेंसी शो करती है तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में भी इवन में ही इंक्रीज होगी। अगर कोई स्पीसीज अपने ग्राउंड स्टेट में ऑड नंबर में वैलेंसी शो कर रही है तो वो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगी, तो वो ऑलवेज ऑड नंबर में ही होगी। क्लियर है? तो OF6 माइनस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो क्या हुआ? सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, उसमें d ऑर्बिटल्स नहीं बनते, इसलिए अगर d ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, एंड SF6 माइनस SF6 बन जाता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो मुझसे जल्दी। डाउट है किसी को कोई भी? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, अब आप लोग मुझे बताओ, PH3 बन जाएगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। इसमें बहुत बड़ा रीजन छुपा है, इसमें स्टार बना लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। PH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनेगा? बिकॉज फॉस्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है। 15 ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है, एंड 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। मतलब 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी 3। तो फॉस्फोरस नो डाउट PH3 बना लेगा। क्या आप लोग बताओ, क्या PH5 बना पाएगा? जल्दी बताओ, PH5 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अभी तो मैडम हम देख रहे थे ऊपर कि फॉस्फोरस एक्सपेंड कर रहा था, 3 से 5 वैलेंसी भी शो कर रहा था, लेकिन यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि नहीं बनेगा।
है ना डाउट? चलिए मैं बताती हूँ ना क्यों नहीं बनेगा। फॉस्फोरस 5 वैलेंसी तक शो कर सकता है क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, लेकिन pH 5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट विथ 5 हाइड्रोजन, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने की वजह से 5 हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से pH 5 नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए जी, तो पॉइंट क्लियर हो गया। pH 3 बन जाता है जबकि pH 5 नहीं बनता। तो कंक्लूजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जबकि सेकेंड ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट बोल रहे हो, क्या मतलब है वैकेंट का? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए में म्यूचुअल शेयरिंग के लिए मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन जब ऑलरेडी फिल्ड है तो उसमें कैसे बॉन्डिंग कर पाएंगे, इसलिए मैंने सब बनाकर दिखाया था। आप लोग नहीं बोल सकते हो कि मैम समझ में नहीं आया। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर से, बिल्कुल माइन्यूट से समझाया है। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी का नोट पॉइंट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं ना, एस एंड पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप एग्जिबिट एनोमलस बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्यू टू। इसका कहने का मतलब ये है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट वो मेन एलिमेंट होते हैं। मतलब उसके नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे ना, ध्यान से सुनना, जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे ना सेकेंड पीरियड ऑफ सल्फर एंड एस एंड पी ब्लॉक के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एनामेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं पूरे ग्रुप से। क्यों करते हैं? बिकॉज सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो पहली बात तो आपको पता है स्मॉल साइज होगा उनका। क्लियर है? दूसरी बात, उनकी EN ज़्यादा होगी। स्मॉल क्यों EN ज़्यादा होगी, अब आप लोग मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट आ गया रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ग्रुप से ऊपर नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती थी बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ता था, लेकिन EN कम होती थी। क्यों कम होती थी EN? क्योंकि ऊपर वाले जो एटम है, जो भी स्पीसीज है, उसकी EN मतलब वो क्या करेगा, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा एज कंपेयर टू नीचे वाला स्पीसीज। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। तो जो ऊपर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल एनामेलस प्रॉपर्टी शो करता है एस एंड पी ब्लॉक का, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई EN, थर्ड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड फोर्थ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी बोलते हैं चार्ज एंड रेडियस रेशियो को। अब मेरी बात सुन लो सही लैंग्वेज में। जो एस एंड देखो, एस एंड पी ब्लॉक के जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो पूरे ग्रुप से एनामेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। या ठीक है, क्यों? बिकॉज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, एनामेलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? बिकॉज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा है। सेकेंड पॉइंट, उसकी EN क्या है, बहुत ज़्यादा है। थर्ड, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड फोर्थ, हाई चार्ज डेंसिटी। जब भी डेंसिटी आ जाती है ना, तो अब रेडियस का डिवाइड कर दिया करो। चार्ज डेंसिटी बोल रहा है तो चार्ज का रेडियस से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम डेंसिटी बोल रहा है, वॉल्यूम का रेडियस से डिवाइड कर दो। सरफेस डेंसिटी बोल रहा है, सरफेस का रेडियस से डिवाइड कर दो। डेंसिटी का मतलब ही यही होता है कि रेडियस से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो मेरे साथ फिर से बोलो, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं एस एंड पी ब्लॉक में वो एनामेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू देयर, पहला स्मॉल साइज, हाई EN, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड फोर्थ पॉइंट, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज एंड रेडियस रेशियो। तो यहाँ पर आपका ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी आपका
बेसिक पॉइंट जो बोलते हैं ना, वो आपका आज क्लियर होता है। अगर आज ही मैं आप लोगों का आगे का स्टार्ट कराऊंगी तो आप लोग आज की बातों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो कल हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कल ही उस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो फटाफट, कैसा भी डाउट हो फटाफट पूछ लो। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। कल से एक बिल्कुल केमिस्ट्री की जो केमिकल बॉन्डिंग की मेन जो होती है वो कल से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग कल से बिल्कुल लेक्चर को स्किप नहीं करना है। आज मैं इस लेक्चर को इधर ही रख रही हूँ कि अगर मैंने आज ही स्टार्ट करा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर टॉपिक्स की, ठीक है। तो कल मैं वो टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी जो टॉपिक स्टार्ट कराना है, और कल ही उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए, आज छोटा सा लेक्चर है हमारा, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।